हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आई एम नीरज एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन। देखो, आज के सेशन में ना बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखो, आप चाहे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो ना, और आपके अंदर अगर ज्योग्राफी पूछी जाती है तो इस सेशन के अंदर यानी कि इस सीरीज के अंदर जो भी हम क्लास करेंगे, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, वो हम हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। हम यहाँ पर ज्योग्राफी को किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। यानी कि हर एक चीज़, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, अगर वो ज्योग्राफी के अंदर आती है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा और हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, ताकि अगर आप यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी आपसे बन जाए, अगर आप एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी आपसे बन जाए, और अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर किसी और भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो भी आपसे बन जाए। तो हमारा टारगेट यही होगा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, न कि एज अ सिलेबस। अब देखो, अगर हम ज्योग्राफी को जाने, ज्योग्राफी को समझे, पढ़ें, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है ना, जो आपकी ये ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी आखिर होती क्या है, ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते क्या क्या चीज़ें हैं, तभी तो हम आगे इस चीज़ को और आगे फर्दर समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखो, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको दो वर्ड मिलते हैं। ज्योग्राफी जो शब्द है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जियो एंड ग्राफी। अब यहाँ पर जियो का मतलब तो आप सभी को पता होगा। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे धरती के ऊपर जो भी चीज़ मौजूद है, यानी कि धरती के ऊपर मौजूद हर एक चीज़ के बारे में जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में जब हम जानते हैं और पढ़ते हैं, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ ज्योग्राफी, देन व्हाट यू विल से, यू कैन डेफिनेटली से कि जो ज्योग्राफी होती है ना, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ होती है। यानी कि व्हाट इज द ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। बस अगर आप इतना बोल दोगे ना कि ज्योग्राफी क्या है, तो अर्थ का एक डिस्क्रिप्शन है। अर्थ है कैसी, अर्थ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे वो चीज़ें बनी हैं, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, वो हर एक चीज़ बेसिकली हम क्या करते हैं, इस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो और जब भी आप एग्जाम में जाते हो, तो आपसे ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन एरियाज से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के वो तीन एरियाज जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आइए उनको हम जानते हैं। देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ज्योग्राफी में एरिया होता है ना, वो होता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी के वो तीन एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इट कैन बी आस्क फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये आपसे कहाँ से पूछे जा सकते हैं? तो जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इंडियन जियोग्राफी है, ठीक है, जो आपकी इंडियन जियोग्राफी है, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या हो जाते क्या किए जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जस्ट वेट, जियोग्राफी। ठीक है, तो इंडियन जियोग्राफी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछ ले जाते हैं। और फिर एक सेक्शन और होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो होता है आपका वर्ल्ड मैप। देखो, ज्योग्राफी में ना अगर आप देखोगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो इन्हीं तीन एरियाज से पूछे जाएंगे। अब इनमें आपको क्या करना है, आपको मैं वेटेज भी बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, या फिर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उन सब में अगर आप देखोगे ना, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट्स मीन कि जो 70% हमारे सवाल हैं ना जो पूछे जाते हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं। 20% जो हमारे सवाल हैं ज्योग्राफी के, वो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और जो हमारे 5 to 10% सवाल है ना,
वो हमारे वर्ल्ड मैप से पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी आप जब भी पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा आएंगे, देन हमारा फिजिकल ज्योग्राफी आएगा और फिर हमारा वर्ल्ड मैप आएगा। अब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा तरीका क्या है ज्योग्राफी को कवर करने का, या फिर मैं कैसे ज्योग्राफी को कवर करता हूँ। देखो, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इंडिया में कौन सी चीज़ दुनिया के किस चीज़ के सिमिलर है हमें पता लग जाता है। हमें पता लग जाता है कि भारत में ये चीज़ है तो बनी कैसे होगी, और अगर ये चीज़ भारत में है तो क्या दुनिया में ऐसी और भी चीज़ है, सबसे बड़ा ऐसा कौन सी चीज़ है, सबसे छोटा ऐसा कौन सा चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते टाइम हम वापस से फिजिकल ज्योग्राफी को क्या करते हैं, साथ ही साथ रिलेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देन हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पर, और जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पीछे के फिजिकल ज्योग्राफी की चीज़ों को रिलेट कर लेंगे, इससे कि हमारा रिवाइज भी होता रहेगा साथ में। जब ये दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे देन हम आएंगे हमारे वर्ल्ड मैप पर, और वर्ल्ड मैप को भी हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या होने वाली है, हमारी क्लासेस इस बैच के अंदर चलने वाली है और हम इन चीज़ों को क्या करने वाले हैं, पढ़ने और जानने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हमारा होता है यूनिवर्स। तो आई होप एंड आई बिलीव कि आपको डाउट ना हो, फिर भी अगर कोई डाउट है देन फटाफट से आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको कौन से डाउट है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर आपका क्या ओपिनियन है, आप किस चीज़ से पढ़ना चाहोगे, किस चीज़ से ज्योग्राफी को स्टार्ट करना चाहोगे। ठीक है, तो अभी चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी के सबसे पहले टॉपिक को, जिसका नाम क्या होता है, यूनिवर्स। क्या होता है उसका नाम, याद रखना। हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जब भी स्टार्ट होता है उसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक होता है, जो कि हमारे लिए और सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल जो हैं वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो हमारा टॉपिक क्या होता है, यूनिवर्स होता है। ठीक है, अब ये जो आपका यूनिवर्स है ना, इसको हम पढ़ने वाले हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स क्या होता है तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर है, यूनिवर्स के अंदर है। बट ये काफ़ी वेग है, मतलब कि समझ में नहीं आता कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अगर आप यूनिवर्स को डिफाइन करो, बोलना चाहो, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे बता तो सकते हो, एवरीथिंग जो कि यहाँ पर हमें दिखता है वो हर एक चीज़ क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। जो हमें चीज़ें नहीं दिखती इवन वो भी यूनिवर्स का पार्ट है। ऐसा नहीं कि जो दिखता है सिर्फ वही पार्ट है, जो नहीं दिखता वो भी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसको हम डार्क मैटर कहते हैं। और ये 70% हिस्सा है जो हमें नहीं दिखता, जो डार्क मैटर है। और यही रीज़न है हमारे अर्थ के एक्सपेंड होने का, हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंड होने का। ठीक है ना, अभी हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट हम समझते हैं कि आखिर यूनिवर्स होती क्या है, यूनिवर्स हम कहते किसको है। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर यूनिवर्स होता क्या है, यूनिवर्स हम कहते किसको है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें आइडिया लग जाएगा यूनिवर्स के बारे में, हम समझ जाएंगे यूनिवर्स है कितना बड़ा। ठीक है, बस आप समझते रहना, जो भी चीज़ मैं बोलूँ उसको समझते रहना और सुनते रहना। मैं मानता हूँ कि आप जो वीडियो देख पा रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, मैंने माना कि आप ये वीडियो जो है, आप XYZ आपका नाम है, और मैं पूछूंगा कि आप रहते कहाँ पर हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं जो है ना वो कहाँ पर रहता हूँ, लखनऊ के अंदर रहता हूँ। कहाँ पे रहते हो आप, आपने बोला कि सर मैं तो लखनऊ के अंदर रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ लखनऊ क्या बहुत बड़ा है, लखनऊ, बोलोगे हाँ सर लखनऊ तो बहुत बड़ा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, लखनऊ आखिर किस चीज़ के अंदर आती है, कौन से स्टेट के अंदर आती है, तो आप क्या बोलोगे कि सर लखनऊ जो है ना बड़ा तो है लेकिन वो यूपी के अंदर आ जाता है, मतलब यूपी सबसे बड़ा है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा कि और बड़ा सोचो, कुछ और बड़ा, तो आप बोलोगे क्या कि सर यूपी तो इंडिया के अंदर आती है, मतलब यूपी किस चीज़ के अंदर आती है, तो आप बोलोगे सर यूपी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आती है, क्योंकि ये इंडिया का एक स्टेट है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो क्या इंडिया सबसे बड़ा, तो बोलोगे नहीं सर, इंडिया भी सबसे बड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो इस हिसाब से बड़ा कौन, एशिया कॉन्टिनेंट, इंडिया तो बड़ा है नहीं, क्योंकि इंडिया तो एशिया का पार्ट हो गया। बोलोगे बिल्कुल सर। बट क्या एशिया सबसे बड़ा, बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, एशिया कैसे बड़ा होगा, एशिया तो हमारे अर्थ पे आती है ना, तो इस हिसाब से सबसे बड़ा क्या हमारा अर्थ हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सर, इस हिसाब से हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। बट एक चीज़ मेरे को बताओ कि अर्थ है क्या, बोलोगे सर अर्थ क्या है, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है। अर्थ क्या है, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है। तो क्या इकलौता प्लेनेट अर्थ है, बोलोगे नहीं सर, अगर अर्थ एक प्लेनेट है
तो इस तरीके के बहुत सारे प्लेनेट हैं और ये सारे प्लेनेट रहते कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर सोलर सिस्टम में ये सारे प्लेनेट क्या होते हैं हमारे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, तो सोलर सिस्टम के अंदर ये सारे प्लेनेट हमारे रहते हैं। इट्स मीन कि अर्थ से बड़ी क्या है, सोलर सिस्टम है, क्योंकि अर्थ भी इसी सोलर सिस्टम का पार्ट है। बोलोगे बिल्कुल सर। अब देखो क्या ये सोलर सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा है, बोलोगे नहीं सर, सोलर सिस्टम बड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि सोलर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तो सन है। आपको अगर मैं बताऊं तो सन के बारे में कहा जाता है कि जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास है ना, वो किसका है, सन का है। मतलब कि सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में क्या है, सन है। तो सोलर सिस्टम तो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा हमारा हो गया सन। लेकिन सन है क्या, आप बोलोगे सन, सन क्या है सर, तो मैं बताऊंगा कि सन जो है ना वो एक स्टार है, यानी कि एक तारा है। तो क्या सन ही एक स्टार है या सबसे बड़ा स्टार है, तो बोलोगे नहीं सर, सन के जैसे और भी बहुत सारे स्टार हैं। कितने सारे स्टार हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सन के जैसे लगभग 300 से 400 बिलियन स्टार हमारे क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। यानी कि 300 से 400 बिलियन स्टार जो है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बोलोगे अच्छा सर, यानी कि सन इकलौता स्टार नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं, सन के जैसे 300 से 400 बिलियन स्टार और भी है। अब ये जो 300 से 400 बिलियन स्टार हैं इनमें एक हमारा सन भी है। तो ये सन और ये स्टार रहते कहाँ पर हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये रहते हैं हमारे गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, तो आप बोलोगे सर ये हमारे रहते हैं गैलेक्सी के अंदर, यानी कि सबसे बड़ा क्या, गैलेक्सी। मैं बोलूँगा अच्छा जी सबसे बड़ा गैलेक्सी। लेकिन गैलेक्सी भी बहुत सारी हैं, गैलेक्सी भी बहुत सारी हैं। तो ये जो बहुत सारी गैलेक्सी हैं, ये बहुत सारी गैलेक्सी रहती कहाँ पर हैं, तो अब हमारा फाइनल आंसर आएगा और वो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्स। यानी कि ये जो हमारी गैलेक्सी है ना, ये सारी की सारी गैलेक्सी कहाँ पर रहती हैं, तो यूनिवर्स के अंदर रहती हैं। तो फाइनल हमारा आउटकम क्या निकला कि अगर आप अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करके देखो, ठीक है, अपने आप के आसपास की बड़ी से बड़ी चीज़ों को इमेजिन करके देखो, एंड देन फिर आप किस चीज़ को इमेजिन करो, यूनिवर्स को इमेजिन करो, देन यू विल नो कि यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है और कितना वास्ट है। यानी कि हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में आपका घर सबसे बड़ा हो, ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे आपकी लोकेलिटी में लखनऊ की, तो लखनऊ सबसे बड़ा हो जाएगा, आपके घर से भी बड़ा। फिर लखनऊ के तुलना में अगर यूपी को देखोगे तो यूपी बहुत बड़ा, यूपी की तुलना में इंडिया बहुत बड़ा, और इंडिया के कंपैरिजन में एशिया बहुत बड़ा, एशिया के कंपैरिजन में अर्थ बहुत बड़ा, और अर्थ के कंपैरिजन में सन बहुत बड़ा। सन के कंपैरिजन में 300 से 400 बिलियन स्टार आ गए, और उन स्टार जहाँ पे रहते हैं उनके घर को हम कहते हैं गैलेक्सी, और गैलेक्सी सबसे बड़ा। बट जो गैलेक्सी है वो भी कहीं पे रहती है, और वो रहती है कहाँ पर, यूनिवर्स पर। यानी कि हमारा यूनिवर्स क्या होता है, तो गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम, प्लेनेट, अर्थ, एशिया, इंडिया, यूपी, लखनऊ और आप, इन सब को जो होल्ड करके रखता है, जिसके अंदर हर एक चीज़ समाहित है, वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिवर्स कहलाती है। तो आई होप कि अभी आपको ये पता लग गया होगा कि यूनिवर्स आखिर होती क्या है। यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग, मतलब कि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, यूनिवर्स के अंदर ही है। अब फटाफट से हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये बना कैसे, और इस यूनिवर्स के बारे में हमें और भी क्या क्या चीज़ें मालूम है, ठीक है ना। फिर हम इस चीज़ को पढ़ना और सीखना स्टार्ट ऐसे ही रखेंगे, और इस सेशन को और भी मज़ेदार आगे चल के बनाते जाएंगे। अब देखो ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये बना कैसे और इसका शुरुआत कहाँ से होता है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये आखिर बना कैसे है, और कैसे इसकी जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि हम इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बना कैसे। देखो जब भी हम इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं हमें एक थ्योरी के बारे में पता लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारी थ्योरी है ना ये किस चीज़ के बारे में बताती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है ये आपके ओरिजिन, यानी कि जो हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन है, यानी कि आप यहाँ पर लिख लेना एक टर्म, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप यहाँ पर लिखना कि जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उस चीज़ के बारे में आपको कौन सी थ्योरी बताती है। तो आप याद क्या रखोगे कि जो हमारी सर ये बिग बैंग थ्योरी है ना, जो हमारी ये बिग बैंग थ्योरी है ये क्या करती है, हमें बताती है किस चीज़ के बारे में। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा
कि जो ये आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ है इसके बारे में ही आपको ये क्या करती है, बताती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो इसको आप लिख लेना नोट्स पे, अभी यहाँ पे मैं हौच पौच नहीं करता, अब इसको मैं पढ़ाता हूँ। अब देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि 13.7 बिलियन ईयर अगो, मतलब कि आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर अगो बहुत एक टाइनी बॉल था, मतलब छोटी साइज का एक एटम था जो कि हाईली डेंसिटी वाला था, मतलब इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई थी, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हाई था। फिर उसके अंदर एक एक्सप्लोड होता है और उस ह्यूज एक्सपेंशन की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से हमारा जो यूनिवर्स है वो बनता है। कहने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो कि एक बहुत छोटी सी बॉल है, एक बहुत छोटी सी बॉल है जहां पर उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। डेंसिटी के साथ साथ उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर और कहीं ना कहीं डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो अचानक से उसमें एक विस्फोट होता है। सर समझ में नहीं आया, समझाओ। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके नहीं तो नहीं दिखा सकता, ऑफलाइन क्लास होती तो दिखाता, बट अभी आप समझो कि आप एक गुब्बारा लो, ठीक है, ठीक है, गुब्बारे के अंदर हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी बहुत हाई हो गई, टेम्परेचर उसका बहुत हाई हो गया, तो फिर एट द एंड होगा क्या, गुब्बारा फटेगा, और जब गुब्बारा फटेगा तो उसके कई सारे टुकड़े बनेंगे, हो गया ना। तो सेम ऐसा ही हुआ कि हमारे पास एक टाइनी बॉल थी, उस बॉल के अंदर जो डेंसिटी थी वो काफ़ी हाई थी, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, जिसके वजह से उसके अंदर एक्सप्लोड हुआ, और उस एक्सप्लोड की वजह से हमारा ये जो यूनिवर्स है वो बना है, ठीक है। अब ये देखो यूनिवर्स हमारा बना कैसे, किससे वैसी वैसी चीज़ें हुई, उसका एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो वीडियो को जूम कर लेना, आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा जो बिग बैंग थ्योरी है ना, वो स्टार्ट कहाँ पर होता है, कहा जाता है कि 0 ईयर्स अगो, मतलब कि 13.7 बिलियन ईयर पहले टाइम कितना था, बिल्कुल जीरो था। अभी हम टाइम बिल्कुल जीरो मान रहे हैं आज के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एक डार्क एज आती है, एंड उस डार्क एज का जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड था वो 380,000 ईयर था। फिर हमारा फर्स्ट स्टार्स अपीयर होता है जो कि 300 मिलियन ईयर्स के बाद होता है। फिर हमारे अर्ली गैलेक्सी अपीयर होते हैं, और फिर हमारी गैलेक्सी के बाद हमारे जो मॉडर्न गैलेक्सीज हैं वो बनते हैं, एंड उन मॉडर्न गैलेक्सी के अंदर हमारा सन्स वगैरह या अलग अलग तरीके के स्टार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यह भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कब, जब सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब। अभी हम यूनिवर्स पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्स की चीज़ों को ही जानते हैं। यही चीज़ यहाँ पर आपको टाइम लाइन के अंदर देखने को मिलेगी कि आज से लगभग क्या लिखा हुआ है, ये 3 लाख ईयर्स बाद, अगर आप देखोगे 3 लाख ईयर्स बाद क्या होगा कि बिग बैंग टेम्परेचर जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। कब, जब हमारा ये एक्सप्लोडन हुआ था 13.7 बिलियन ईयर अगो, इसके 3 लाख साल के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है 4500 केल्विन के आसपास। फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज भी होता है, एटॉमिक मैटर जो हमारे होते हैं वो क्रिएट होते हैं, और यूनिवर्स जो हमारा होता है वो धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि हमें अब ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा एग्जाम में वो ये होगा कि जो हमारा ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो द यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन के बारे में बात करता है। पूछ लेगा कि बिग बैंग थ्योरी जो है इसके अनुसार जो हमारा यूनिवर्स है वो बनना कब स्टार्ट हुआ था, तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। बस दो ही चीज़ें यहाँ काम की है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि ये बना कैसे था, टाइनी बॉल थी जिसके अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी काफ़ी हाई हो गई थी, जिसकी वजह से ये हमारा यूनिवर्स बना, ठीक है। चलो अब जब ये यूनिवर्स की हम बात करते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जब हम यूनिवर्स को पढ़ रहे होते हैं तो, ठीक है। जब भी हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं ना, तो हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर जो हमारा यूनिवर्स है ना उसका सेंटर क्या है, यूनिवर्स बना कैसे, और कैसी कैसी चीज़ें हमें यूनिवर्स में देखने को मिलती हैं। तो जब भी हम यूनिवर्स को पढ़ते हैं, जब भी हम उसके मॉडल को पढ़ते हैं, तो हमें दो मॉडल क्या होते हैं, मिलते हैं, जो कि दुनिया बिलीव करती थी, और धीरे धीरे ये जो बिलीव है वो चेंज होता रहा। सबसे पहला हमारा यूनिवर्स का मॉडल होता है जियोसेंट्रिक मॉडल, फिर आता है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। अब ये दोनों मॉडल क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनो। जो हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल है ना, इसको याद रखना कि किसके द्वारा दिया गया था, तो जो हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या, जो पटोलेनी। तो जो हमारे पटोलेमी हैं, इन्होंने क्या किया था, इस जियोसेंट्रिक मॉडल को दिया था 140 AD के अंदर दिया था। और इनका कहना ये था कि ये जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना,
हम केवल सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इसका सेंटर पता है क्या है? लोगों ने कहा क्या है, तो कह रहे हैं कि इसका सेंटर हमारा अर्थ है। यानी कि जो चांद, सितारे, सूरज आपको दिखाई पड़ते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे अर्थ के अराउंड घूमते हैं। क्या करते हैं, ये सब के सब हमारे अर्थ के अराउंड घूमते हैं और हमारी अर्थ बिल्कुल क्या है, स्टेबल है। तो इस थ्योरी के अंदर हमें पता क्या लगता है, जियोसेंट्रिक थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किसके अराउंड घूमता है, तो अर्थ के अराउंड घूमता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अर्थ होती है, अर्थ इज द सेंटर, ठीक है ना, अर्थ इज द सेंटर। तो पूछ लेगा कि कौन सी थ्योरी में अर्थ को सेंटर बताया गया, तो आप क्या बोलोगे कि जो अर्थ है ना वो सेंटर बताया गया किस चीज़ में, तो आपको पता लगेगा कि जो अर्थ हमारे वो सेंटर बताई गई थी हमारे, बोल सकते हो बेसिकली जियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। अर्थ इज द सेंटर हमारा जियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर। लेकिन ये थ्योरी हमारी 140 एडी में आ गई थी। फिर इसके बाद से आता है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। अब हेलियोसेंट्रिक मॉडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बताया जाता है कि जी नहीं, सन जो है ना वो हमारा क्या है, सन इज द सेंटर, यानी कि सन इज द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है, सन इज द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स, अर्थ नहीं है। तो याद रखना ये दो मॉडल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जियोसेंट्रिक क्या कहती है, जियोसेंट्रिक मानती है कि अर्थ हमारी क्या है, इस यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन जो हेलियोसेंट्रिक है, जिसको निकोलस कोपरनिकस ने डेवलप किया था 1543 एडी में, और इन्होंने बताया था कि जी नहीं, सन जो है वो हमारा सेंटर है पूरे के पूरे यूनिवर्स का। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। कई लोग इसको क्या करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से रिलेट करके देखते हैं, लेकिन आप इसे सोलर सिस्टम से रिलेट करके मत देखना। ये हमारा सोलर सिस्टम के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये बताता है यूनिवर्स के बारे में। क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ऐसा लगता था कि जो यूनिवर्स है उसके अंदर जो अर्थ है वो हमारी क्या है, सेंटर है। और ये चीज़ किसने बताई थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी ने। और ये दिया किसने था, तो जो प्टोलेमी थे उन्होंने दिया था। फिर हमारे पास आती है जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो हमारे इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का सेंटर है वो कौन है, तो वो हमारा सेंटर कौन होता है, सन होता है, न कि अर्थ, ठीक है। तो ये दो मॉडल आपको यूनिवर्स के बारे में ध्यान रखने हैं। अब देखो, जब भी आप यूनिवर्स पढ़ते हो तो यहाँ से कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि कई बार पूछे गए हैं, मेजरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आप मेजरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन की जो लाइट ईयर है वो किस चीज़ को मेजर करता है, तो लाइट ईयर मेजर करता है डिस्टेंस को। लाइट ईयर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को। यानी कि जो एक साल में जो लाइट है ना वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर। तो आप ध्यान में रखेंगे कि लाइट ईयर क्या करती है, डिस्टेंस को मेजर करती है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो एक लाइट ईयर होती है ना वो कितने के बराबर होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, हमारे लाइट की स्पीड होती है। और इसके अंदर अगर आप क्या करोगे, 365 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ पर सेकेंड है तो आपको इसको 24 आवर में कन्वर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर आप 24 की भी मल्टीप्लाई कर दो। हर घंटे में मिनट कितने, 60, एंड देन उस 60 मिनट में 60 सेकेंड। जब इतना आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस मल्टीप्लाई में क्या होगा, आपको पता लग जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और उतनी ही वैल्यू के बराबर हमारा क्या होता है, लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर के बारे में आप ये ध्यान रखना कि जो हमारी लाइट एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितनी होती है, लाइट ईयर के बराबर होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो ये भी आपकी डिस्टेंस को ही मेजर करती है। किसको मेजर करती है, डिस्टेंस को। लेकिन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, यानी कि अगर मान लो अर्थ हो गया और ये हमारा सन हो गया, तो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का जब एवरेज हम निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसके बाद से आता है पारसेक। पारसेक भी क्या है, तो याद रखना ये भी आपकी लेंथ को ही क्या करती है, मेजर करती है। और ये सबसे बड़ी यूनिट है, ध्यान रखना डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, पारसेक है। और ये अप्रोक्सीमेट कितने बराबर होती है, तो 3.26 लाइट ईयर। यानी कि आप लाइट ईयर की कैलकुलेशन ऊपर देख के आ रहे हो, इतनी है। तो इस कैलकुलेशन के अंदर भी अगर हम क्या कर दें, 3.26 का मल्टीप्लाई कर दें, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये हमारा पारसेक बन जाएगा। तो पारसेक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। डिस्टेंस की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, ये हमारी पारसेक होती है। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट में
कि जो लाइट होती है, जो लाइट ईयर होती है, ये डिस्टेंस मापती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन को मेजर करती है। और जो पार्सेक होती है ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है, जो कि लाइट ईयर के भी 3.26 टाइम ज़्यादा होती है। देखो ये सारे क्वेश्चन ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो ये जो मेजरमेंट वाला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे, अगर आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, सीडीएस के अंदर पूछा है, एनडीए के अंदर पूछा है, एंड इवन ये आपका सीएपीएफ के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम के अंदर पूछी ही गई हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर पढ़ रहे हो। चलो अब हम आते हैं यूनिवर्स के बाद। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, देखो हम पढ़ कैसे रहे हैं, हमें ऐसे ही पढ़ना है। हमने यूनिवर्स देखा, ठीक है। अब देखो मैं जो जो चीज़ें आपको यूनिवर्स के बारे में बताया हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आप उसे फटाफट से रिकॉल कर पाओ। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में हमने सबसे पहला क्या जाना, हमने जाना बिग बैंग थ्योरी के बारे में। क्या जाना हमने, हमने जाना बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पर आप ऐसे नोट्स बनाओगे और लिखोगे यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी। अब देखो बिग बैंग थ्योरी में आपने क्या जाना, आपने यही तो जाना कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। और यहाँ पर हमें क्या पता लगता है, उस टाइम पर हमारा जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो हुआ था। फिर आपने क्या जाना, यहाँ पर आपने और क्या जाना यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जाना कि यूनिवर्स के लिए जो दो लोग थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी। उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और एक थ्योरी और किसी ने दी थी जिसका नाम हमने क्या रखा था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उसका नाम हमने क्या रखा था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। देखो ये मैं आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ताकि आप उसे रिकॉल कर पाओ। अब देखो ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी था ये किसने दिया था, तो आपको पता होगा कि ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी था ये एक पर्सन ने दिया था जिसका नाम क्या था, पटोलेमी। ठीक है, पटोलेमी करके नाम था उसका। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो अर्थ है वही हमारी क्या है, अर्थ हमारी है सेंटर, अर्थ हमारी क्या है, सेंटर है। लेकिन जो हमारे बोल सकते हो कॉपरनिकस थे, ठीक है, जो हमारे कॉपरनिकस थे उन्होंने क्या किया, बोला कि नहीं, जो हमारा सन है ना वो क्या है, सन हमारा सेंटर है। और ये चीज़ हमें कब पता लगी, जब हमने पढ़ा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, तो यूनिवर्स में हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। इसके साथ साथ हमने यूनिवर्स में और क्या चीज़ें पढ़ी, हमने देखा कि यूनिवर्स में कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं, जिनमें हमने क्या देखा, जिनमें हमने देखा हमारा था एक लाइट ईयर। ठीक है, एक हमारा था लाइट ईयर, एक हमारा क्या था, एक हमारा लाइट ईयर था, और एक कुछ और था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक क्या था हमारा एयू यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक हमारा था क्या, पारेसेक। क्या था हमारा, पारेसेक। तो याद रखना कि ये जो हमारे चीज़ें हैं जो हमें पता लगी, ये तीनों की तीनों चीज़ें किस चीज़ के बारे में बताती हैं, तो याद रखना ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हमने पढ़ी ये बताती हैं किस चीज़ के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में ये बताती हैं। तो बस इतना ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पारसेक सबसे बड़ी है, सबसे छोटी हमारी लाइट ईयर है, और फिर हमारा आता है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें जो हमने यूनिवर्स की पढ़ी ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके नोट्स में होने ही चाहिए। अब देखो यूनिवर्स के बाद हमें क्या पढ़ना है, यूनिवर्स के बाद हमें पढ़ना है हमारे गैलेक्सी के बारे में। ठीक है ना, तो अब हम क्या आते हैं, अपने गैलेक्सी पर चलते हैं। हम रिवर्स वे में पढ़ेंगे चीज़ों को ताकि हमें समझ में आए। ठीक है ना, अब हम गैलेक्सी के बाद आते हैं कहाँ पर, और यूनिवर्स के बाद सीधे से आते हैं गैलेक्सी के ऊपर। अब देखो गैलेक्सी में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब देखो ये गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी को आप बोल सकते हो क्या, कि हाउस ऑफ स्टार्स। क्या है ये, हाउस ऑफ स्टार्स, यानी कि जो हमारे सितारे रहते हैं, जो हमारे सन रहते हैं, उन सन के घर को ही हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैलेक्सी है क्या, तो क्या बोलोगे, गैलेक्सी हमारे स्टार का घर है, यानी कि सितारों के घर को हम गैलेक्सी कहते हैं। अब गैलेक्सी हमारे 3 तरीके की होती है, एक हमारी होती है स्पाइरल, एक होती है इलेक्ट्रिकल, और एक होती है इरेगुलर। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, याद रखना कि जो हमारी स्पाइरल गैलेक्सी होती है इनमें क्या होता है, जो आप ये शेप देख पा रहे हो, ठीक है ना, जो आप ये शेप देख पा रहे हो यहाँ पर, इस तरीके की शेप हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर देखने को मिलती है। ये जो स्पाइरल गैलेक्सी है ये एक सेंट्रल डिस्क की तरह होती है, जिसके आपको स्पाइरलिंग आर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, और जनरली जो हमारे न्यू स्टार होते हैं, जो हमारे न्यू स्टार रहते हैं, वो सारे के सारे किस तरीके के गैलेक्सी में रहते हैं, तो इसी स्पाइरल शेप की गैलेक्सी में रहते हैं।
तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है वो स्पाइरल शेप की होती है और जो हमारे न्यू स्टार होते हैं वो इसी गैलेक्सी के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ का एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो हमारी अर्थ है वो जिस गैलेक्सी में रहती है उसका नाम क्या है, अर्थ की गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ की गैलेक्सी का नाम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ, इसको भी आप अपने नोट्स पे लिख लेना, ठीक है ना। देखो जो अर्थ की अपनी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है उसका, मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, ध्यान रखेंगे ये मिल्की वे गैलेक्सी एग्जाम्पल किसका है, स्पाइरल गैलेक्सी का। इसके साथ साथ अर्थ की क्लोजेस्ट गैलेक्सी यानी कि अर्थ के पास की सबसे बड़ी और सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, वो है एंड्रोमेडा। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्लोजेस्ट गैलेक्सी अर्थ के कौन है, आप क्या बताओगे, आप बताओगे अर्थ की क्लोजेस्ट गैलेक्सी हमारी होती है एंड्रोमेडा। और एंड्रोमेडा और मिल्की वे ये दोनों के दोनों गैलेक्सी क्या है, स्पाइरल शेप के गैलेक्सी हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल शेप की। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी होता है ना, इसकी शेप कैसे होती है, तो इसकी शेप कुछ इलेक्ट्रिकल शेप की तरह होती है। मतलब कि आपने इक्लिप्स देखा होगा ना, इक्लिप्स कह रहा हूँ, देखो इस तरीके की जो शेप मैंने बनाई है, ठीक है ना। अब इस तरीके की जो शेप बनी है ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल शेप होती है। और इस इलेक्ट्रिकल शेप के अंदर आपको पता लगेगा यहाँ पर स्पेयर या फिर कुकुम्बर शेप की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें आपके क्या होते हैं, जो ओल्ड स्टार हैं वो रहते हैं। तो आपको पता लगा कि जो हमारी स्पाइरल गैलेक्सी होती है उसका शेप स्पाइरल होता है। इसके एग्जाम्पल आपको मिल्की वे गैलेक्सी मिल जाएंगे और साथ में एंड्रोमेडा मिल जाएगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी की बात करते हो तो इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है यानी कि गोलाकार होता है, या फिर कुकुम्बर के शेप का होता है। और यहाँ पर जो हमारे ओल्ड स्टार होते हैं वो रहते हैं। फिर हम बात करते हैं इरेगुलर की। तो इरेगुलर में क्या पता लगता है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेजेस के अंदर देख भी पा रहे होंगे कि इसका कोई शेप नहीं है। अब फटाफट से जो हमने पढ़ा गैलेक्सी के बारे में, फटाफट से क्या करते हैं यहाँ पर रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो गैलेक्सी के बारे में मैंने क्या बताया, गैलेक्सी के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर आपके 3 तरीके की गैलेक्सी होती है। सबसे पहला क्या आता है हमारा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी आता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, यानी कि स्पाइरल शेप की। फिर हमारी गैलेक्सी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलिप्ट्रिकल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो आप देखोगे इसको हम बोलते हैं इलिप्ट्रिकल, ठीक है, इलिप और यह आ जाएगा ट्रिकल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना बट फिर भी मैं सही लिख रहा हूँ जहाँ तक मुझे पता है। स्पाइरल गैलेक्सी हो गया, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी हो गया, और फिर हमारे पास क्या आ गई, इरेगुलर। अब देखो इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर। अब ये जो हमारी इरेगुलर गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा कि इनका शेप कैसा होता है, जैसा नाम वैसा शेप। इसमें हमने 2 गैलेक्सी पढ़े, एक कौन कौन से पढ़े, एक हमने पढ़ा मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, एक हमने पढ़ा मिल्की वे गैलेक्सी, और एक हमने क्या पढ़ा, एंड्रोमेडा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, एंड्रोमेडा। अच्छा इसके अलावा और आपने क्या पढ़ा कि जो स्पाइरल गैलेक्सी है यहाँ पर हमारे ओल्ड नहीं ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके जो न्यू स्टार होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कौन रहते हैं यहाँ पे, न्यू स्टार आपके यहाँ पे रहते हैं। फिर आपने देखा इलेक्ट्रिकल में, तो आपको क्या पता लगा कि यहाँ पर हमारे ओल्ड स्टार रहते हैं। यहाँ पर कौन रहते हैं, हमारे ओल्ड स्टार रहते हैं। और इरेगुलर में आपको क्या पता लगा कि इसका कोई शेप नहीं होता। तो अगर इतनी चीज़ें आपको पता है ना, देन इट इज़ इनफ कि आपको अब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। गैलेक्सी क्या होता है, तो हाउस ऑफ स्टार होते हैं। 3 तरीके की गैलेक्सी होती है, एक हमारी स्पाइरल गैलेक्सी होती है, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी होती है और इरेगुलर गैलेक्सी होती है। स्पाइरल में आपके मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा, ये दोनों एग्जाम्पल है, स्पाइरल शेप की होती है और यहाँ पर आपको न्यू स्टार देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या पता लगा, इलेक्ट्रिकल में पता ये लगा कि यहाँ पर ओल्ड स्टार रहते हैं, इलेक्ट्रिकल शेप के होते हैं, और इरेगुलर में कोई शेप नहीं होता, ठीक है। चलो अब यहाँ से गैलेक्सी के बाद अब हम आते हैं सन पे। लेकिन सन को पढ़ें, सन से पहले हम क्या करते हैं, सन के घर यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले सन के घर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उस घर के अंदर जो हमारे मेंबर हैं, जैसे सन हो गया, प्लेनेट हो गया, उन सब चीज़ों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्स, फिर हमने देखा गैलेक्सी के बारे में, और अब हम जा रहे हैं किसके बारे में पढ़ने, सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलो तभी स्टार्ट करते हैं हम किस चीज़ को पढ़ना,
तो सोलर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर हर एक चीज़ आती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो हमें दिखाई देती है, जो नहीं देती है, वो सब किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। तो उसी यूनिवर्स के अंदर हमारे पास एक डार्क एनर्जी का भी कंसेप्ट आता है। ये डार्क एनर्जी ये कहती है कि यूनिवर्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक क्या नहीं करी गई हैं? डिस्कवर नहीं करी गई हैं। तो जो चीज़ें डिस्कवर नहीं करी गई हैं उनको हम डार्क एनर्जी के अंदर काउंट करते हैं। और ये जो डार्क एनर्जी है वो यूनिवर्स का 70% हिस्सा है। मतलब सोच के देखो, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमें आज तक पता है वो मात्र कितनी है? 30% ही है। 30% चीज़ें ही हमें आज तक यूनिवर्स के बारे में पता है। जो 70% चीज़ें हमें नहीं पता वही हमारी क्या है? वही हमारी डार्क एनर्जी है। और ये डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए? तो हमारे इस यूनिवर्स के एक्सपेंड करने के लिए। मतलब हमारे जो ये यूनिवर्स होती है इसको एक्सपेंड करने के लिए कोई चीज़ अगर ज़रूरी है तो वो कौन है? डार्क एनर्जी है। ठीक है, डार्क एनर्जी के बारे में अगर इतना पता है देन इट इज़ इनफ। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि हम देखते हैं कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये बना कैसे है, सोलर सिस्टम बना कैसे है, और ये चीज़ हमें इसके बारे में और भी चीज़ें कुछ बताएंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब ये जो हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है जिसका नाम क्या होता है? हाइपोथेसिस। क्या नाम होता है इसका? हाइपोथेसिस। अब देखो यहाँ पर मैं आपको हाइपोथेसिस और थ्योरी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। तो यहाँ पर आप कर लो हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी। ठीक है ना। अब ये हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी क्या होती है? देखो जैसे कि आपके कोई विचार होंगे, ठीक है, आपके कोई विचार होंगे यानी कि आपके कोई थॉट्स होंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके वो थॉट्स गलत हों या सही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कोई थॉट्स रखे। जैसे कि आपको लग रहा है कि जो सूरज है ना, सूरज क्या करता है? पश्चिम से निकलता है। ठीक है, अब आपने बोला कि आप, मेरा एक थॉट है सर, मुझे लगता है कि सूरज पश्चिम से निकलता है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपका थॉट है, मैंने एक्सेप्ट किया, बट क्या आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूव है? क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? तो आपने क्या बोला? नहीं सर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बस मुझे लगता है कि मेरा थॉट ऐसा है तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। यानी कि सिर्फ आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ सोच के बोलते हो और जो चीज़ आप बोलते हो उसको प्रूफ नहीं कर पाते, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं होता। थ्योरी के अंदर क्या होता है कि मान लो आपने अपने थॉट्स रखे, यानी कि आपने अपने विचार जो हैं वो रखे, आप अपने थॉट्स रखें, लेकिन अगर किसी ने पूछा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो सन है वो अर्थ के अराउंड घूमती है, गलत बात है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ये मेरा थॉट है, और मैं बोलूँगा इसका कुछ प्रूफ है, तो आप मेरे को दिखा दोगे कि हाँ इसका देखो प्रूफ है। तो जब आप मेरे को प्रूफ दे दोगे जो आपने सोचा है और जो आपने बोला है, उस बोली हुई चीज़ का जब आप मेरे को प्रूफ दे दोगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? थ्योरी बोलेंगे। और जब आप केवल सोचते हो, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाते, तो वो हमारा क्या हो जाता है? हाइपोथेसिस हो जाता है। तो ये दो चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है एक्चुअली में एक थॉट है, इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया जा सका, इसलिए इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस बेसिकली कहता क्या है और इस हाइपोथेसिस के अंदर हमें पता किन चीज़ों के बारे में लगता है। देखो नेबुलर हाइपोथेसिस, जैसा कि नाम से ही पता है कि इसमें नेबुला के बारे में बताया जा रहा है। आपको ये बताया जाएगा कि जो नेबुला है वो बना कैसे है, या फिर नेबुला के बारे में कुछ कहानी यहाँ पर बताई जाएगी। अब नेबुला क्या होता है अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस हाइपोथेसिस को पढ़ो। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था? तो इमैनुअल कांत के द्वारा इसे दिया गया था 1796 के अंदर। इसको क्या किया था? पियरे लपलास ने वापस से मॉडिफाई भी किया था। तो नेबुलर हाइपोथेसिस दिया किसके द्वारा गया था? तो याद रखेंगे इमैनुअल कांत। इसको मॉडिफाई किसने किया था? तो पियरे लपलास ने। इसमें क्या किया गया था? सजेस्ट किया गया था कि जो प्लेनेट है ना वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसको हम नेबुला कहते हैं, दैट कोलैप्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या बोल गया? जो बोल गया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो इधर ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखो। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे इस यूनिवर्स के अंदर क्या थे? बहुत सारे डस्ट थे। बहुत सारे क्या थे? हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे डस्ट थे, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा। और डस्ट के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे गैस भी थे। अब ये जो डस्ट और गैस है ना, ये धीरे धीरे क्या होते हैं? आपस में मिलना स्टार्ट कर देते हैं।
अब ये जो आपके डस्ट और गैस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, आपस में मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये आपस में मिलना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जो ये डस्ट प्लस गैस है जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आपके क्लाउड बनाते हैं, यानी कि बादल बनाते हैं। और यही जब बादल बहुत बड़ा बन जाता है, यानी कि बहुत बिग क्लाउड बन जाता है, तो उसी क्लाउड को बेसिकली हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज नेबुला। तो नेबुला इज द क्लाउड जो कि बहुत बिगेस्ट है। वो क्लाउड बना किसका है, तो डस्ट और गैस का बना है। अब सुनो, अब कहानी ये आती है कि मान लो यहाँ पर नेबुला था और गैस था, ठीक है, दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ के क्या बन गए, बेसिकली एक क्लाउड बन गए, ठीक है। अब जब मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है, और ऐसे ही इसके चारों तरफ पे क्या है, अलग अलग डस्ट के पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल हैं, जो कि क्या हुए हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन किए हैं, जिनकी वजह से क्या हुआ है, ये चीज़ हमारी बनी है। अब होगा क्या, अब एक दूसरे के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे ना, मान लो यहाँ पर भी क्लाउड होगा, अब ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से जो इसका शेप होगा ना, जो पहले सर्कुलर था, अब वो शेप कैसा हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी कि डिस्क शेप का हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारे लार्ज नेबुला थे, जो कि गैस और डस्ट के बने थे, ये कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि एक बार इनका फिर से बिखराव हो जाता है, ये गिर जाते हैं, फट जाते हैं। किस चीज़ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। वो ग्रेविटी आई कहाँ से, जैसे ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स की वजह से इनका शेप कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। अब देखो, ये जो हमारे शेप बने हैं, जो चीज़ें हुई हैं, इनको और फर्दर कैसे एक्सपेंड किया जा रहा है वो यहाँ पर समझो। अब ये जो हाइपोथेसिस है, जिसमें केवल अभी ये बताया गया है कि गैस और नेबुला मिलते हैं, जो कि गैस और डस्ट मिलते हैं, जो कि क्लाउड बनाते हैं, और उस क्लाउड को हम नेबुला कहते हैं, और वो ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है। अब इसी हाइपोथेसिस को वापस से ऑटो और किसने, कार्ल्स ने, ऑटो और कार्ल्स ने क्या कर दिया, इसको रिवाइज कर दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि द सन वॉज सराउंडेड बाई सोलर नेबुला ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी, हमने अभी क्या पढ़ी, ऊपर हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लाउड था, उस क्लाउड का कोलैप्स हो गया और वो इस डिस्क शेप में आ गया। अब जब डिस्क शेप में आ गए ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जैसे ये पार्टिकल है, इसका फोर्स इधर भी लगेगा, इसका फोर्स इधर भी लगेगा, इसका फोर्स इधर भी लगेगा, इसका फोर्स इधर भी लगेगा। अब ये चारों तरफ इसके फोर्स जो हैं वो लग रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर में क्या होता है कि बहुत सारा मास जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। सेंटर में जब धीरे धीरे बहुत सारा मास इकट्ठा होने लगता है, जब बहुत सारा टेम्परेचर इकट्ठा होने लगता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा सेंटर जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, बिल्कुल हॉट हो जाता है। यानी कि सेंटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट जो है वो मिस ना हो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना, जस्ट मेरे को टाइम दे देना, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं ये बताया था आपको, अगर आपने पिछली इमेज को थोड़ा ध्यान से देखा होगा, तो अब होता क्या है कि जो हमारे सारे के सारे पार्टिकल थे ना, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जब कोलैप्स होते हैं तो सेंटर में आके इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बचे हुए पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग में, यानी कि इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और जो बाकी के पार्टिकल थे वो क्या हो रहे हैं, बीच में आकर के, यहाँ पर आकर के एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जब ये एक जगह होकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहे हैं तो ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है, और हॉट होने के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाला भी हो जाता है। मतलब ये हॉट भी हो जाता है, और हॉट के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भी आ जाती है। एंड लेटर ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, हमारा सन बन जाता है, और इसके चारों तरफ जो डस्ट एंड गैस के पार्टिकल थे जो घूम रहे थे, वो धीरे धीरे आपस में और कंबाइन होकर के और बड़े होते होते ये बेसिकली हमारे प्लेनेट बन जाते हैं। और ये जो प्लेनेट जिस पाथ पे घूम रहे होते हैं उनको हम प्लेनेटरी पाथ कहते हैं, और इसी तरीके से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बन जाता है। और जो आज हम सोलर सिस्टम देखते हैं वो कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया है वो मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से ध्यान से सुनना। जो चीज़ें हमने पढ़ी अभी यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं जब रिवाइज कराऊँगा तो वहाँ पर तो आपको क्लियर हो ही जाएगा।
यहाँ पर आपको ये बताया गया कि देखो, जो ये हमारा हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को इमैनुअल कांत ने दिया था, जिसको बाद में मॉडिफाई किया था किसने, पियरे लप्लास ने। इसमें ये कहा गया था कि जो हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं वो एक नेबुला की वजह से हुए हैं। और नेबुला कैसे बना है, तो बहुत सारे गैस और डस्ट के बादल बने थे, और वो बादल क्या होते हैं, ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, प्लैनेट बनते हैं। लेकिन इस चीज़ को वापस से रिवाइज किया गया किसके द्वारा, ऑटो के द्वारा, एंड ऑटो के साथ साथ कार्ल्स के द्वारा। अब देखो कार्ल्स ने क्या किया और ऑटो ने बोला कि देखो, जो ये बीच में क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही हॉट गैस, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बीच में जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं और डस्ट होते हैं, जो हमने गैस पढ़े थे ना, उस गैस को यहाँ पर बेसिकली मॉडिफाई कर दिया गया, उसके नाम बता दिए गए। तो ये जो आपके गैस और डस्ट के पार्टिकल थे जो बीच में इकट्ठा हुए, उनमें क्या था, उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस था, ठीक है, हाइड्रोजन गैस था, और हाइड्रोजन के साथ साथ हमारा हीलियम गैस था। तो हाइड्रोजन हीलियम गैस थे, और उनके साथ साथ जो डस्ट के पार्टिकल थे वो मिलकर के क्या होते हैं, सेंटर पे इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये सेंटर पे इकट्ठा होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, सन कहते हैं। और इसी सन के अराउंड जो बाकी बचे हुए हमारे डस्ट के पार्टिकल थे और जो क्लाउड के पार्टिकल थे, डस्ट एंड बोल सकते हो कि गैस के पार्टिकल थे जो घूम रहे थे, वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, और वो फिर हमारे प्लेनेट बन जाते हैं। और जिस पाथ में ये घूम रहे होते हैं उनको हम प्लेनेटरी पाथ कहते हैं, और इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई थी इस हाइपोथेसिस के अंदर। अब देखो, यहाँ पर हम देखते हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा ये सोलर सिस्टम बना है, इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर होता है क्या, फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू डिस्क शेप्ड क्लाउड। तो मैंने क्या बोला था, अब देखो, अब जो चीज़ें मैंने बताई आपको वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था, पहले वो सेंटर में थे, ठीक है। अब सेंटर में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड होते हैं, तो सर्कुलर शेप में थे, यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड थे। उन क्लाउड में क्या हुआ, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा, और इस ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता क्या है कि ये जो हमारा बेसिकली सर्कुलर शेप होता है, ये सर्कुलर शेप क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इस डिस्क शेप के अंदर। इस डिस्क शेप के अंदर अगर आप देखोगे, बॉल है, एक गोल सा बॉल है, जैसे कि आप अगर टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हो तो टेनिस बॉल का एग्जांपल लेना। अब इस टेनिस बॉल को अगर आप ऐसे दबाओगे तो क्या वो इस शेप का बन जाएगा, बोलो कि हाँ सर, इस शेप का वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ, उस सर्कुलर शेप के अंदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, तो वो कुछ इस शेप का बन गया, जो कि सबसे पहला हमारा स्टेप था। अब क्या कहता है कि द सेंटर बिकम इंक्रीजिंगली डेंस एंड हॉट, जिसके कि हमारा क्या होता है, सन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अब ये इस तरीके से बन गया, और इसके सेंटर में, ये जो इसका सेंटर था, इसके सेंटर में क्या होता है, अगेन ध्यान रखना कि इसके सेंटर में हमें क्या देखने को मिलता है, इसके सेंटर में जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो गैस पार्टिकल हैं, वो आकर के इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके सेंटर में क्या होते हैं कि जो हमारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं प्लस जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, वो आकर के क्या होते हैं, इकट्ठा होने स्टार्ट कर देते हैं। जब गैस और डस्ट यहाँ पर मिलते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पर सन का रूप ले लेता है, यानी कि सन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ सन हो गया। अब फॉर्मेशन ऑफ सन के बाद क्या कहा जा रहा है कि द रेस्ट ऑफ द डिस्क, जो कि फ्लैटेंड शेप में था, इनटू अ फोटोप्लैनेटरी डिस्क, वो एक फोटोप्लैनेटरी डिस्क बन जाता है, जहां पर जो बाकी हमारे ये चीज़ें थी, जो बाकी के बचे हुए हमारे पार्टिकल्स थे, जो प्लेनेट का रूप लेकर के क्या होते हैं, इसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, एक्रिएशन, और ये मैं आपको बता दूं कि आपके यूपीएससी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे प्लेनेट हैं, प्लेनेट के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो प्लेनेट फॉर्म थ्रू दिस प्रोसेस वेयर डस्ट पार्टिकल कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ प्लेनेट्समल्स इवेंचुअली ग्रोइंग इनटू अ प्लेनेट। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो बाकी बचे हुए ये हमारे डस्ट हो गए, जो बाकी बचे डस्ट और गैस के पार्टिकल थे, वो क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलने के बाद वो क्या बनाते हैं, आपके प्लेनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेनेट बनाते हैं। और जो ये प्लेनेट बनता है गैस और डस्ट से, तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्रिएशन, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक्रिएशन।
तो याद रखना कि एक्रिएशन अगर पूछेगा क्या है, तो एक्रिएशन इज द प्रोसेस जिससे कि हमारा प्लेनेट बनता है, और ये आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। कहने का मतलब यही है कि एक प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि क्या होता है, हमारा प्लेनेट बनता है, उसी प्लेनेट बनने के प्रोसेस को हम एक्रिएशन कहते हैं। प्लेनेट बनता कैसे है मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन क्या है कि एज अ प्लेनेट फॉर्म, अब जब ये हमारे प्लेनेट फॉर्म होते हैं तो इनके इंटीरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। हैवी एलिमेंट जो होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। जो हमारे प्लेनेट बने हैं, जैसे अर्थ की जब हम बात करते हैं तो अर्थ में क्या पढ़ते हो आप, अर्थ में पढ़ते हो ना कि इसका एक मेंटल है, फिर इसका एक क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। तो इसी तरीके से होता क्या है, जब हमारे प्लेनेट बनते हैं तो उस प्लेनेट में जो भी हल्की चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर रह जाती हैं और वो गर्म हो जाती हैं, और जो चीज़ें भारी होती हैं वो क्या होती हैं, सेंक कर जाती हैं, कोर के अंदर चली जाती हैं। तो लाइटर एलिमेंट जो होते हैं उनसे हमारे मेंटल और क्रस्ट बनते हैं, और जो हैवी एलिमेंट होता है वो कोर बनता है, और वो क्या होता है, सेंक करके नीचे चला जाता है, वो अर्थ के नीचे यानी कि धरती के या जो भी प्लेनेट बना है उसके नीचे चला जाता है। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉर्मेशन भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम पर कि हमारा सोलर सिस्टम आखिर दिखता कैसा है। देखो, सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं सन के बारे में। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उस सोलर सिस्टम के अंदर हमें केवल एक ही स्टार देखने को मिलता है। देयर इज ओनली वन स्टार जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं सन, और ये जनरेट करता है लाइट। और ये किस प्रोसेस के थ्रू करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो अगेन, ये आपका क्या है, ये आपका सर PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो सन की एनर्जी है, जो सन के लाइट्स हैं, वो जनरेट किसके वजह से होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखो, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारा इकलौता स्टार है जिसका नाम क्या है, सन है। अब सन के अंदर कंपोजिशन देख लो, सन किन चीजों का मिलकर के बना हुआ है। तो सन जो है ना वो हाइड्रोजन और हीलियम, इन दो गैसों का बेसिकली ये मिक्सर है। सन के अंदर आपको हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें देखने को मिलती हैं। तो याद रखना कि जो सन है इसके अंदर हमें हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें देखने को मिलती हैं। जो सन का साइज है वो हमारे अर्थ की साइज का लगभग कितना, तो 100 गुना। यानी कि अगर आप यहाँ पर लिख लो अर्थ, ठीक है, अर्थ की साइज हो गई, तो अर्थ के साइज का अगर आप 100 टाइम्स करोगे तो वो इक्वल किसके होगा, हमारे सन की साइज का। तो इतना बड़ा हमारा सन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, उसका भी ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इट वुड टेक 1.3 मिलियन अर्थ टू फिल द सन। यानी कि अगर आपको पूरे के पूरे सन को ढकना है तो आप कितने सारे अर्थ का डिमांड रखोगे, 1.3 मिलियन अर्थ की डिमांड रखोगे। तो ये बिल्कुल स्टैटिक हो गया, जो कि आपको पता होना चाहिए एक फैक्ट के तौर पर, कि जो अर्थ की साइज है वो जो सन की साइज है वो अर्थ की साइज की कितनी गुनी है, 100 गुनी है। जुपिटर जो है वो इससे 10 गुना ज़्यादा चौड़ा है या बड़ा है। फिर इसके बाद पता लगता है कि जो अर्थ है, अर्थ जैसे 1.3 मिलियन अर्थ चाहिए तब जाके हम सन को कवर कर सकते हैं। अब देखो एटमॉस्फेयर की लेयर, अगेन ये आपका PYQ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि जो आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो ना, चाहे आप CDS के लिए पढ़ रहे हो, CAPF के लिए पढ़ रहे हो, या फिर CSC के लिए पढ़ रहे हो, या फिर स्टेट PCS के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछे क्या गए हैं कि जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर है, जो कि विजिबल सरफेस जो हमें दिखाई देती है, उसका नाम क्या है, तो फोटोस्फीयर है। अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, कोरोना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि जो विजिबल सरफेस है, जो आउटर सरफेस आप बोल सकते हो, जो हमें दिखाई पड़ता है, उस आउटर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। जो हमें नहीं दिखाई देता, जो सन के अंदर वाली सरफेस है, इनर सरफेस इसको आप बोल सकते हो। तो इनर सरफेस का नाम क्या होता है, कोरोना होता है। और बीच वाली सरफेस को हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। तो याद रखना कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, जिसमें हमारा जो फोटोस्फीयर है वो विजिबल है और जो कोरोना है वो इनर है। अब इसमें हमारी आती है सोलर विंड। ये क्या होती है सर, देखो सोलर विंड आपकी होती है स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट एमिट बाय द सन। मतलब सन क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओ, इस फिगर में देखो, सन क्या कर रहा है, अपने आसपास इस तरीके की कुछ चीजें एमिट कर रहा है ना। तो जब सन अपने आसपास इस तरीके की चीजों को एमिट करता है, इसी एमिट होने वाली चीज को, यानी कि निकलने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम कहते हैं सोलर विंड। तो सोलर विंड क्या है, एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो कि किसके द्वारा इमिट करी जा रही है, हमारे सन के द्वारा। तो
तो ये चीज़ें आपने पढ़ी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम में क्या पढ़ा कि सन जो होता है वो वनली स्टार होता है और न्यूक्लियर फिजन जो है वो इसके बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी का रीज़न है। कंपोजिशन में देख लिया कि हाइड्रोजन और हीलियम है। अभी ये सारी चीज़ें हम एक जगह पर लिख करके आपको रिवाइज भी करा देंगे, ठीक है। चलो हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम में हम अब पढ़ते हैं बेसिकली मून के बारे में। मून के बारे में क्या पढ़ते हैं सर? देखो मून जो है ना अर्थ का वनली नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि हम अर्थ जब पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ लेंगे, बट इसके बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ का एक लौता नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है। अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे फ्रॉम अर्थ तो मून की डिस्टेंस कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर अर्थ की से मून की क्या है? डिस्टेंस है। यहाँ पर टाइडल इन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे ना, अगेन ये भी क्या है? आपका PYQ है। तो आप देख लो यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। PYQ क्या है कि जो हमारे टाइड वगैरह आते हैं ना, इसके अंदर जो रोल होता है वो किसका होता है? तो मून का होता है। तो ग्रेविटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द अर्थ की टाइड। तो जो मून की ग्रेविटी होती है ना, जो अर्थ के ऊपर जो आपके टाइड्स आ रहे होते हैं उनमें काफ़ी बड़ा रोल किसका होता है? तो मून का होता है। रोटेशन की अगर आप बात करोगे तो टाइडल लुकिंग मीन्स इट ऑलवेज शो द टाइम साइड टू द अर्थ। मतलब कि ये जो हमारी अर्थ होती है ना, तो जितना आपका अर्थ का रोटेशनल टाइम होता है सेम टू सेम टाइम हमारे मून का भी होता है। तो इसको हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। तो याद रखना कि जो रोटेशनल टाइम होती है मून की वो टाइडल लॉकिंग होती है। मतलब कि जितना टाइम अर्थ लेता है मूव करने में उतना ही क्या करता है हमारा ये मून भी लेता है। अगर आप मून की एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो मून का एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है और टीनियस है। तो यहाँ पर आपको इसके एटमॉस्फेयर में आपको काफ़ी हल्की एटमॉस्फेयर देखने को मिलती है, अर्थ के जैसी यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एक चीज़ और जो आपको पूछी जाती है और एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारी ग्रेविटी होती है, ठीक है ना, याद रखना जो हमारी ग्रेविटी होती है कहाँ पर? मून पर। वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी जो कि जी होती है, तो G/6 यानी कि इसका 1/6 टाइम होता है। तो जो हमारी मून की ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम देखा और साथ में हमने देखा मून के बारे में। अब देखो सोलर सिस्टम में ना आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि हमारी होती है बेल्ट। अब क्या होती है? देखो सोलर सिस्टम अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं या फिर मैं चलो नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। सोलर सिस्टम में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ? यहाँ पर मैं बनाता हूँ अपने सन को, यानी कि सूरज को, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सन। अब सन के सबसे पास जो हमारा ग्रह है उस ग्रह का नाम क्या है? तो सभी को पता है सर, सबसे छोटा और सबके सबसे नज़दीक वाला ग्रह है जिसका नाम है क्या? तो आप बोलोगे सर मरकरी, ठीक है ना। इसका नाम भी लिख दो क्या? चलो इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं। ये हमारा हो गया मरकरी, ठीक है। ये हो गया हमारा मरकरी। अब देखो सन के पास और सन से थोड़ा सा दूसरे नंबर पे जो हमारा ग्रह है उसका नाम क्या है? थोड़ा वो इससे बड़ा है और उसका नाम हमारा होता है क्या? तो इसका नाम हमारा होता है वीनस, ठीक है। इसका नाम क्या होता है हमारा? वीनस, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इससे और बड़ा हमारी अर्थ आ जाती है जिसका नाम क्या होता है? एक और प्लेनेट होता है जिसका नाम होता है क्या? अर्थ, ठीक है। अब देखो अर्थ के बाद एक और प्लेनेट आता है जिसका नाम क्या होता है? थोड़ा वो, अच्छा ये ना अर्थ के साइज़ के बराबर ही होता है, इतना बड़ा करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लो अर्थ की साइज़ का ही है और इसको हम क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मार्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक बेल्ट दिखाई पड़ती है जिस बेल्ट के अंदर आपको बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो इस बेल्ट के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे जो रॉक पार्टिकल्स हैं ना वो देखने को मिलते हैं। जस्ट वेट, चलो मैं वापस से ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो ये मैं नोट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको ये दूँ तो आप इसको भी पढ़ पाओ, ठीक है ना। चलो ये हमारा क्या हो गया? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और यहाँ पर हमारा एक एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड, ठीक है। एस्टेरॉयड, ये हमारा हो गया क्या? एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये एस्टेरॉयड बेल्ट है क्या। अब देखो इसके बाद हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट आता है सोलर सिस्टम का, दैट इज जुपिटर। कौन सा आता है? यहाँ पर हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं जुपिटर, ठीक है, जुपिटर। अब देखो जुपिटर के बाद क्या आएगा? हमारा एक और प्लेनेट आएगा जो कि थोड़ा सा इससे छोटा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सैटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे
इसको हम बोलते हैं सैटर्न। ठीक है, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ मैं। चलो ये हमारा हो गया सैटर्न। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सैटर्न। अब देखो सैटर्न, सैटर्न के बाद हमारा एक और प्लेनेट आता है जो कि इसी की तरह होता है लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा होता है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है यूरेनस। क्या नाम होता है उसका? यूरेनस। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और प्लेनेट आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो कि थोड़ा यूरेनस से छोटा होता है, बाकियों से बड़ा होता है, जिसका नाम क्या होता है? नेपच्यून। क्या होता है इसका नाम? नेपच्यून। और याद रखना कि ये जो नेपच्यून है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट प्लेनेट है। अब देखो इस नेपच्यून के बाद हमारी एक और बेल्ट आती है, जिसको हम कौन सी बेल्ट बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कूपियर बेल्ट। कौन सी बेल्ट बोलते हैं? जस्ट वेट, इसको हम बोलते हैं कूपियर बेल्ट। ठीक है, हमारा होता है ये, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, KUI कूपियर। ठीक है, कूपियर बेल्ट, ये हमारा होता है कूपियर बेल्ट। ठीक, चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये हमारा सन है। तो देखो अब सन से जब आप सोलर सिस्टम को देखते हो तो सोलर सिस्टम कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है कि बीच में सन है। सन के सबसे पहला, सन के सबसे पास वाला जो हमारा प्लेनेट है वो है मरकरी। दूसरे नंबर पर आता है वीनस, थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ, और फोर्थ नंबर पे आता है कौन? मार्स। फिर हमारे फिफ्थ नंबर पर आता है कौन? जुपिटर। सिक्स नंबर पर आता है सैटर्न, और सेवन नंबर पर आता है यूरेनस, और 8 नंबर पर आता है कौन? नेपच्यून। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट? 8 प्लेनेट। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब ये जो हमारा बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड है ना, इस बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड में क्या है कि देखो बहुत सारे ऐसे रॉकी एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पत्थर के टुकड़े हैं जो क्या नहीं हुए, जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो ये किसी भी प्लेनेट के साथ जा कर के नहीं मिले। मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स है ना, डस्ट एंड गैस के, वो आपस में मिले और आपस में मिलके वो प्लेनेट बनाए। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो आपस में मिले ही नहीं। जब वो आपस में मिले नहीं तो वो क्या होंगे? वो ग्रेविटी की वजह से, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से वो क्या होंगे? इस सन के जो प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क है, इस डिस्क के अंदर वो घूमने लगे। तो ये क्या करते हैं? ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन ये एक बेल्ट में घूमते हैं, मतलब इनका एरिया एक फिक्स है। तो उस फिक्स एरिया को हम बोलते हैं बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड या फिर एस्टेरॉइड बेल्ट। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक, चलो इसके बाद हमारे पास आता है कूपियर बेल्ट। अब देखो कूपियर बेल्ट क्या है? कूपियर बेल्ट भी इसी तरीके का एक बेल्ट है, जिसके बाद अब यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? इसके बाद अगर आप देखोगे तो सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट है ना, वो खत्म हो जाते हैं। सोलर सिस्टम के जितने भी प्लेनेट है वो खत्म हो जाते हैं, और जो आपके ड्वार्फ प्लेनेट हैं, वो सारे के सारे ड्वार्फ प्लेनेट इसी में पाए जाते हैं, जिस बेल्ट का नाम क्या होता है? कूपियर बेल्ट। तो कूपियर बेल्ट याद रखना, ये हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, यहाँ से सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, और इसके अंदर आपको जो आपके ड्वार्फ प्लेनेट है ना, जो आपके ड्वार्फ प्लेनेट हैं, ड्वार्फ प्लेनेट यहाँ देखने को मिलते हैं। अब ये ड्वार्फ प्लेनेट कौन से होते हैं, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्वार्फ प्लेनेट होते क्या है। इन ड्वार्फ प्लेनेट के एग्जाम्पल जैसे आप देखे होंगे, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के टाइम पर हमारे 9 प्लेनेट हुआ करते थे सोलर सिस्टम में, लेकिन अभी 8 है। तो एक हमारा प्लूटो हुआ करता था ना, एक हमारा क्या हुआ करता था? प्लूटो हुआ करता था। तो प्लूटो हो गया, ऐसे हमारा एक मेकमेक हो गया, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मेकमेक है, प्लूटो है, ये क्या है? तो ये हमारे ड्वार्फ प्लेनेट है। तो प्लूटो हो गया, मैकमैक हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? आपके ड्वार्फ प्लेनेट है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस कूपियर बेल्ट में ही देखने को मिलती हैं। तो अभी हम इसको आप वापस से चलते हैं, और जो हमने पढ़ा, जो समझा, उसको ऊपर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नोट्स में कैसे वो अरेंज किए गए हैं। अब यहाँ पर देखो बोला गया है कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, ये क्या होती है? रिंग ऑफ रॉकी ऑब्जेक्ट ऑब्टेनिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो कि हम देख के आ रहे हैं। कुपियर बेल्ट क्या होती है? और रिंग ऑफ आइसी बॉडीज
ऑब्टेनिंग या ऑर्बिटिंग बियॉन्ड द नेपच्यून, मतलब नेपच्यून के बाद में होती हैं, जिसमें आपके प्लूटो है, होमिया है, मेकमेक है, ये सब क्या होते हैं आपके कुपियर बेल्ट के पार्ट होते हैं। तो जो मैंने बताया वो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट होता है वो क्या होता है मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। एंड देन हमने देखा कि जो नेपच्यून के बाद हमारे पाई जाती है बेल्ट एक आईसी ऑब्जेक्ट की जो कि सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कुपियर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेनेट के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेनेट के बारे में ना, तो सबसे पहले हम इसी फिगर पे आते हैं। इस फिगर में देखो जितने भी प्लेनेट हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले हैं और सन के बाद में हैं, मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले और सन के जो सन के बाद और एस्टेरॉयड बेल्ट के जो पहले हमारे जितने भी प्लेनेट है ना, इनको हम क्या बोलते हैं इनर प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। अब ये जो इनर प्लेनेट है इनके भी बहुत सारे नाम हैं। इनको हम अर्थ लाइक प्लेनेट भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं अर्थ लाइक प्लेनेट भी बोलते हैं। और इनको हम एक और प्लेनेट बोलते हैं जिसका नाम क्या होता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। क्या बोलते हैं इनको हम, तो याद रखना इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। तो आपसे एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का, कौन सा एग्जाम्पल है अर्थ लाइक प्लेनेट का या इनर प्लेनेट का। तो याद रखना कि जो प्लेनेट हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले आते हैं वो सारे हमारे इनर प्लेनेट या अर्थ लाइक प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, मरकरी हो जाएगा, इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, देखो मरकरी हो गया, तो यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया और यहाँ पर मार्स हो गया। इसकी ट्रिक क्या होती है, माई वेरी एजुकेटेड मदर, ठीक है ना। इसकी ट्रिक अगर आप चाहो याद करने के लिए, हालांकि ट्रिक की तो कोई नीड है नहीं बट फिर भी एक बड़ा फेमस सा ट्रिक है, तो हम लिख सकते हैं माई वेरी एजुकेटेड मदर। ठीक है, माई वेरी एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड मदर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी हमारी ट्रिक हो जाएगी, जहाँ पर आप इसको याद कर सकते हो कि एम से क्या हो जाएगा मरकरी। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखो ये एम से क्या हो जाएगा मरकरी, वी से हो जाएगा वीनस, ई से हो जाएगा अर्थ और एम से हो जाएगा मार्स। तो इस तरीके से आप टेरेस्ट्रियल प्लेनेट को याद कर सकते हो। लेकिन अब देखो जो प्लेनेट हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद होते हैं और हमारे कुपियर बेल्ट के पहले होते हैं, तो कुपियर बेल्ट से पहले और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद इन प्लेनेट को हम क्या कहते हैं, तो इन प्लेनेट को हम कहते हैं बेसिकली, ध्यान रखेंगे, इनको हम कहते हैं आउटर प्लेनेट। क्या कहते हैं आउटर प्लेनेट, या फिर इनके भी कई सारे नाम हैं। देखो इनको कुछ लोग आउटर प्लेनेट कहते हैं, कुछ लोग इनको जोबियन प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग इनको जोबियन प्लेनेट कहते हैं और कुछ लोग इनको गैस लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। तो इनका नाम भी बहुत सारा है, आउटर प्लेनेट, जोबियन प्लेनेट और गैस प्लेनेट, इनके भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे कि इनके भी नाम क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके भी नाम हो सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और हमारा नेपच्यून हो गया। नेपच्यून सबसे आखिरी का है, मरकरी सबसे पहले का है। तो ये हमारे कुछ प्लेनेट हैं जो कि हमने यहाँ पर देखे। तो अब इस प्लेनेट को हम देखते हैं कि हमारे नोट्स में कैसे लिखे गए हैं। तो इनको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है इनर प्लेनेट होता है जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। इसके मेंबर कौन कौन से हैं, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। लोकेशन इनकी कहाँ है, तो सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में है। कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है, ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्लेनेट है ना, जो इनर प्लेनेट है ये रॉक लाइक प्लेनेट है, मतलब कि यहाँ पर आपको सरफेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप अर्थ पे देखते हो तो अर्थ पे क्या है, अर्थ पे सरफेस है ना, मतलब अर्थ पे हम खड़े हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सरफेस देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, आपको हाई डेंसिटी, मतलब जितने भी हमारे प्लेनेट है ना इनर प्लेनेट, इनमें डेंसिटी हाई होती है। अच्छा, सबसे हाई डेंसिटी किसकी होती है, तो याद रखना अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, पूछा गया है, ये भी PYQ है, ठीक है। तो अर्थ की क्या होती है, हमारी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद आती है स्मॉलर साइज, मतलब ये जो हमारे इनर प्लेनेट है ये साइज में छोटे होते हैं। इनका एटमॉस्फेयर कैसा होता है, थिन होता है। तो इनके एटमॉस्फेयर को आप लिख सकते हो कि ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं और इनकी ग्रेविटी कम होती है। देखो जब भी आप नोट्स बनाओगे ना, पॉइंट वाइज नोट बनाना ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखो मोमेंट, मोमेंट क्या होता है, इनका मोमेंट फास्टर होता है,
टाइम पीरियड जो होता है रेवोल्यूशन का, मतलब सूरज के चक्कर लगाने का, वो इनका क्या होता है, कम होता है। तो याद रखना ये फास्टर क्या करते हैं, बेसिकली मूव करते हैं, और शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, यानी कि सूरज के जल्दी जल्दी के चक्कर लगा लेते हैं। तो याद रखेंगे इतने चीज़ों के बारे में। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, आउटर प्लेनेट यानी कि जोवियन प्लेनेट के बारे में, जिसे हम गैस लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। अब देखो इसके मेंबर कौन है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। लोकेशन जैसे मैंने बताया एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद और कुपियर बेल्ट के पहले। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये गैस लाइक प्लेनेट है, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि वो रॉक लाइक थे ना, मतलब वहाँ पे आप खड़ा हो सकते थे, सरफेस था, बट यहाँ पर कोई सरफेस है ही नहीं। यानी कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो सरफेस के नाम पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आप खड़े ही नहीं हो सकते। ये गैस का बना हुआ हमारा एक प्लेनेट है। यहाँ पर अगर देखोगे तो लो डेंसिटी है, इनके साइज बहुत बड़े हैं, इनके एटमॉस्फेयर थिक है और हायर ग्रेविटी होती है। मोमेंट में ध्यान रखेंगे, इनका जो मोमेंट है वो स्लोअर होता है, मतलब अपने ही एक्सिस पर ये धीरे धीरे क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन इनका जो टाइम पीरियड होता है, रेवोल्यूशन जो होता है, वो इनकी फास्ट होती है। तो याद रखेंगे रेवोल्यूशन, ठीक है ना, रेवोल्यूशन यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो रेवोल्यूशन कम होती है किसकी, आपने देखा जो हमारे इनर प्लेनेट है उनकी। लेकिन जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन ये क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे ना अर्थ के बारे में, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को और भी अच्छे से देखेंगे। इसकी क्या होती है, हाई होती है, इनकी फास्ट होती है। अब आते हैं हम प्लेनेटरी प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं और हम देखते हैं इनर प्लेनेट के बारे में। सबसे पहले आप मरकरी को जानो। मरकरी क्या है, क्लोजेस्ट टू द सन है, और सोलर सिस्टम का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो दैट इज आवर मरकरी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीनस की। अब देखो वीनस के बारे में क्या पता लगता है, ये सेकेंड है फ्रॉम द सन और हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कौन पूछा जाएगा, तो क्या बताओगे, याद रखना वो है हमारी वीनस। अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान रखोगे कि जो हमारी हॉटेस्ट है वो कौन सी होती है, वो वीनस ही होती है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके एटमॉस्फेयर में अगेन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ये भी क्या है आपका PYQ है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे हॉटेस्ट कौन, तो आप बोलोगे वीनस। हॉटेस्ट होने का रीज़न कौन सा है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में H2SO4 पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो है ना वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इसका रोटेशन कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। केवल दो ही ऐसे प्लेनेट है, एक तो आपका वीनस है और एक आपका क्या है, यूरेनस है, ठीक है ना। एक आपका वीनस है और एक आपका यूरेनस है। याद करने की ट्रिक क्या है, इन दोनों के लास्ट में देखो क्या है, NUS और NUS, यानी कि जिसके लास्ट में नस आता है वो हमारे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो वीनस है और यूरेनस है ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। वन ऑफ द ओनली टू प्लेनेट टू डू सो, मतलब दो प्लेनेट में से एक प्लेनेट ये है। अच्छा, इसके बारे में ध्यान रखना कि इसका जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन वो कितना होता है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम अगर किसी का रोटेशन है तो वो किसका है, वीनस का है। कितने दिन का होता है, तो 243 डेज का होता है। यानी कि 243 डेज, जैसे हमारे अर्थ पे क्या होता है कि 365 डेज में 1 ईयर हो जाता है, 365 डेज में 1 ईयर हो जाता है। लेकिन अगर आप वीनस पर जाओगे तो यहाँ पर 243 डेज में ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे स्लोवेस्ट है। अब देखो जो वीनस है ना, इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और हाईएस्ट एल्बिडो भी किसका है, तो वो हमारे वीनस का ही है। तो वीनस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप कहीं पर कॉपी पर लिख लेना या फिर इस नोट्स को लेके पढ़ लेना, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अर्थ के बारे में। देखो अर्थ के बारे में क्या है कि ये थर्ड फ्रॉम द सन है, मोस्ट डेंस है, बता क्या रहा हूँ। इसके एटमॉस्फेयर में 4 गैसें पाई जाती हैं मेनली, जहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, किसका, वो मैं आपको बता देता हूँ। और वो ट्रिक मैं कहाँ लिख दूँ, चलो यहीं पर लिख देता हूँ। वो ट्रिक कुछ ऐसी है, नो AC का, ठीक है ना। नो AC में क्या है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर आर्गन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ध्यान रखेंगे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन 0.2%। तो यहाँ पर इसको एक ट्रिक बना के आप याद रखना, नो AC। नो AC के ट्रिक से आप क्या याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस, फिर हमारा आर्गन का और फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद
है तो अच्छी बात है, इससे आप याद कर सकते हो। अब टाइम की बात कर लेते हैं। देखो जो अर्थ का रोटेशन टाइम होता है, रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर अर्थ को देखोगे तो अर्थ क्या होता है कि अपने भी एक्सिस पर घूमता है। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है, तो अर्थ को अपने ही एक्सिस पर घूमने में कितना टाइम लगता है, तो उसी को बोलते हैं रोटेशनल टाइम। और रोटेशनल टाइम है कितना, तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में अर्थ अपने ही एक्सिस पर क्या होता है, घूम जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं रिवॉल्यूशन की, यानी कि अर्थ जब क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है, यानी कि जब अर्थ यहाँ पर रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि वो सन के अराउंड घूमेगा। ठीक है, रेवोल्यूशन में वो सन के अराउंड घूमेगा, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 365 डेज, 6 घंटे और 9 मिनट का। ठीक है, अब याद रखना पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में केवल एक ही ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ सस्टेन करती है और लोग जो है वो रहते हैं, वो है हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, तो दैट इज द मार्स। देखो मार्स के बारे में क्या आता है कि फोर्थ फ्रॉम द सन है, इसको हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। अच्छा, इसको रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पर आयरन ऑक्साइड मिलता है। ठीक है ना, और आयरन ऑक्साइड की वजह से इस प्लेनेट का जो रंग है वो कैसा दिखाई पड़ता है, तो रेड कलर का दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं। अच्छा, याद रखना अभी तक केवल अर्थ के पास ही क्या था, एक मून था, यानी कि एक नेचुरल सैटेलाइट था जिसको हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं। बाकी किसी के पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं था। लेकिन मार्स के पास आप ध्यान रखेंगे कि हमारे दो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, एक होता है फोबोस और एक डिमोस। इसमें भी क्या याद रखेंगे कि जो हमारा फोबोस है, ठीक है, जो हमारा फोबोस है, ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट होता है, सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है ना, सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखो एटमॉस्फेयर की बात करो तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी कम है, मतलब थिन है, और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इसके एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे मार्स की, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता था प्राइमरली एज आइस एट पोल एंड सब सरफेसेस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले हो सकता है कि मार्स के ऊपर आइस पोल्स हैं, तो पहले यहाँ पर पानी रहे हों। तो इस तरीके से मार्स के बारे में भी हमें पता लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा इनर प्लेनेट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे आउटर प्लेनेट के बारे में और देखेंगे आउटर या जोबियन प्लेनेट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला आपका इन्फॉर्मेशन है जुपिटर के बारे में। जुपिटर के बारे में क्या कहा जा रहा है, फटाफट से हम देखते हैं। जुपिटर ये कहता है कि फिफ्थ फ्रॉम द सन है, मतलब सूरज से इसकी दूरी जो है वो 5वें नंबर पर आती है। ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, गैस जाइंट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। शॉर्टेस्ट डे यानी कि सबसे छोटा दिन कहाँ होता है, जुपिटर पे होता है। और यहाँ पर आप मून के बारे में क्या देखोगे कि जो गैनीमेड है वो इसका क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट होता है। तो पूछेगा कि जुपिटर का क्या है, मून कौन है, तो वो ध्यान रखना कि जुपिटर का, जैसे हमारे अर्थ के पास क्या है, चांद है, मून है, उसी तरीके से जो हमारा जुपिटर का मून है उसका नाम क्या है, गैनीमेड। और गैनीमेड क्या है, याद रखना ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। सबसे छोटा कौन था, फोबोस। ठीक है, आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न कहता है ये सिक्स फ्रॉम द सन है, यहाँ पर आपको रिंग देखने को मिलते हैं। ये लिस्ट डेंस प्लेनेट है, यानी कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो याद रखना सैटर्न की है। यानी कि आप यहाँ पर लिस्ट डेंस की जब बात करोगे तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा सैटर्न। और हाईएस्ट कौन था, अर्थ, ये ध्यान में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम सैटेलाइट है, अगेन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो सैटर्न है ना, सैटर्न के पास ही अभी सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है और हैं कितने, 146। इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो याद रखना वो है टाइटन। पूरे सोलर सिस्टम का कौन सा है, वो है गैनीमेड। सैटर्न का सबसे बड़ा कौन सा है, वो है टाइटन। ठीक है, अब आते हैं यूरेनस के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में, जो कि 7th होता है कहाँ से, फ्रॉम द सन। आइस जेंट ये है हमारा, और ये आपका देखने को मिलेगा कोल्ड टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सबसे कोल्डेस्ट आपका होता है ना, याद रखना सबसे कोल्डेस्ट हमारा कोई अगर प्लेनेट है तो वो कौन सा है, वो यूरेनस ही है। ठीक है, और यहाँ पर आप रोटेशन देखोगे तो जैसा हमारा बेसिकली क्या था, वीनस करता था, वीनस क्या करता था, क्लॉकवाइज रोटेट करता था, ठीक ऐसे ही जो हमारा यूरेनस है ये भी क्या करता है, क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है। अब हम बात करते हैं नेपच्यून की, तो 8 फ्रॉम द सन है,
मोस्ट डिसेंट है मतलब सबसे ज़्यादा दूर है, आइस जाइंट ये भी है। ब्लू कलर का ये हमें दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीथेन के हमें बादल दिखाई पड़ते हैं और मीथेन की वजह से ये हमें ब्लू कलर में दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर विंडिएस्ट आपको देखने को मिलती है, मतलब हवाएं बहुत तेज यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, चलो इतना पढ़ने के बाद हम आते हैं प्लेनेट की रैंकिंग के ऊपर। रैंकिंग में क्या पता लगेगा कि जो प्लेनेट हमारे हैं ना, अगर आप हाईएस्ट टू लोवेस्ट में देखोगे, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी? अर्थ की, सबसे कम किसकी? सैटर्न की। रेडियस और साइज में देखोगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन? जुपिटर। सबसे छोटा कौन? वो है हमारी मरकरी। मास में देखोगे तो जुपिटर का मास सबसे ज़्यादा, मरकरी का मास सबसे कम। रिमाइंडर ध्यान रखना कि विनस और यूरेनस वनली दो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इनके अलावा कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता हो। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हम पढ़ते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखो हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया, आपको मैं बता दूं तो देखो हमने सन कवर कर लिया, सोलर सिस्टम कवर कर लिया, प्लेनेट भी हमने कवर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कवर और भी चीज़ें जो हमारे प्लेनेट और सोलर सिस्टम के बीच में होती हैं, उनको हम कवर करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल क्लोज हियर। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो अदर सेलेस्टियल बॉडीज में क्या आते हैं, सबसे पहले तो आता है एस्टेरॉइड। ठीक है, अब एस्टेरॉइड कहाँ मिलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था? एस्टेरॉइड बेल्ट आप देखो, ये रहा, यहीं पर एस्टेरॉइड मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या पाए जाते थे, मैंने क्या बताया था? इसके अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं जो अर्थ के टाइम पर मौजूद थी। जब अर्थ बन रहा था तो उस टाइम पर ये मौजूद थी, जब प्लेनेट बन रहे थे तो ये मौजूद थी, लेकिन प्लेनेट के फॉर्मेशन में ये जुड़ नहीं पाए। तो ये होंगे तो प्लेनेट जैसे ही ना, यानी कि रॉकी मिनरल्स होंगे, है कि नहीं? तो अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखो, आपको फिर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि रॉकी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल रॉकी ऑब्जेक्ट होंगे क्योंकि ये पृथ्वी जैसे ही हैं, अर्थ लाइक ही हैं। तो रॉकी ऑब्जेक्ट जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं और एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा क्या होता है कि ये बने किसके किसके होते हैं, तो आप देख लो, ये सिलिकेट के बने होते हैं, मतलब सिलिकॉन होता है, निकल होता है और आयरन होता है, जिनको हम स्टोनी आयरन और स्लोनी आयरन भी कहते हैं। तो सिलिकेट, निकल और आयरन के ये बने होते हैं। एस्टेरॉइड हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं जो कि आप इमेज में भी देख पा रहे हो। फिर हमारे पास आते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? यहाँ पर आप देखो कि स्मॉल आइसी डस्ट बॉल, मतलब क्या होते हैं? ये हमारे आइस होते हैं, मतलब कि जैसे मान लो हमारा क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो डस्ट है, ठीक है, डस्ट और गैस आपस में जब मिल गए, ठीक है, तो जो हमारा बनाना, जो हमारी चीज़ बनी, उसी को हम कहते हैं कॉमेट्स। अब ये जो कॉमेट्स होते हैं वो आइसी डस्ट बॉल होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ये आइस और डस्ट के बने होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये आइस और डस्ट के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, एक टेल डेवलप होती है और यहाँ पर एक गैस होलो दिखाई पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक टेल दिखाई पड़ती है जो कि ये टेल है, और इसका एक गैस होलो दिखाई पड़ता है जो कि ये है। और ये क्या होता है, व्हेन क्लोज टू द सन टेल फेसेस अवे फ्रॉम द सन। जब ये क्या होता है, जब हमारे अर्थ के पास होता है तो कुछ इस तरीके के शेप में दिखाई पड़ता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एस्टेरॉइड हमारी क्या है? एस्टेरॉइड हमारे वो पत्थर है जो कि क्या हुए, प्लेनेट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बन पाए, अब वो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सिलिकॉन और निकल के बने हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? ये हमारे बेसिकली जो आइस और डस्ट है उसके ये बने हुए हैं, और ये बेसिकली जब हमारे अर्थ के पास आते हैं तो इनमें क्या होता है, एक टेल होता है और एक गैस होलो होता है जो कि हमें दिखाई पड़ता है। एक क्वेश्चन PYQ है जो कि पूछा गया है कि इसमें जो टेल होती है, ध्यान रखेंगे, वो हमेशा कहाँ पर होती है, तो क्लोज टू द सन, मतलब सन के तरफ ही इसकी टेल होगी, और बाकी जो फेस होगा वो इसका अवे फ्रॉम द सन होगा। ठीक है, टेल फेसेस अवे फ्रॉम द सन, जो इसकी टेल होती है वो सन से दूर की तरफ होती है, और फेस जो होता है वो सन की तरफ होता है। ठीक है, तो कॉमेट्स होता है जो कि सन में मिलने जा रहा होता है, ये पृथ्वी पे नहीं आता। ये जैसे मान लो ये एस्टेरॉइड है, ये पृथ्वी पे गिरेगा, लेकिन ये कॉमेट्स कहाँ जाता है, सन में जाता है। ठीक है ना, मतलब ये सन के अंदर जाकर के मिल जाता है, सन के अंदर जाके समा जाता है। बस इतना समझ में आ गया तो इतना बहुत है। अब आते हैं मेट्योर के लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक हमारा रहता है मेटेरॉइड, एक होता है मेट्योर्स और एक होता है मीटोरॉइड। अब ये क्या होते हैं, देखो मेटेरॉइड हमारा होता है पीसेस ऑफ एस्टेरॉइड, यानी कि जो ये एस्टेरॉइड था ना, इसी के टुकड़े जो कि, और या फिर कमेट जो कि क्या होते हैं,
आपको दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये मेटेरॉइड क्या है, तो ये आपके एस्टेरॉइड या फिर कमेट्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। आप इमेजेस में इनको देख भी पा रहे होंगे। फिर आता है हमारे पास मेट्योर्स। मेट्योर्स क्या होता है, तो ये हमारे ऐसे मेटेरॉइड, याद रखना, ऐसे मेटेरॉइड्स जो क्या कर जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और फिर जलना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, मेट्योर्स। और इन्हीं मेट्योर्स को हम शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। तो याद रखना कि जो हमारे मेटेरॉइड हैं, मेटेरॉइड में क्या है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आए हैं, ये हमारे पीसेस ऑफ एस्टेरॉइड एंड कमेट्स ही हैं, लेकिन ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आए हैं, तो ये मेटेरॉइड्स हैं। मेट्योर्स क्या होते हैं, ये हमारे शूटिंग स्टार होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर के जलने लगते हैं। फिर हमारा आता है क्या, मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स हमारा होता है कुछ ऐसे मेटेरॉइड, याद रखना, ये ऐसे मेटेरॉइड या फिर कुछ ऐसे मेट्योर्स जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते। जब ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते और हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, अर्थ के सरफेस पर आकर जब गिरते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये फिर क्या हो जाते हैं, ये फिर हमारे मेटेरॉइड कहलाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया एस्टेरॉइड के बारे में, ये बेसिकली पत्थर ही हैं जो कि प्लेनेट के फॉर्मेशन में पार्ट नहीं बन पाए। कमेट क्या होता है, ये आइस और डस्ट का एक बॉल होता है जो कि सन के अंदर जा रहा होता है और सन में जाकर के ये खत्म हो रहा होता है। इसके अंदर मैंने क्या बताया, इसके अंदर मैंने ये बताया कि इसकी जो फेस होती है वो हमेशा सन के तरफ होती है और जो इसका टेल होता है वो सन से दूर होता है। मेटेरॉइड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स में देखोगे तो हमारा मेटेरॉइड जो होता है वो पीसेस ऑफ एस्टेरॉइड एंड कमेट्स होते हैं। मेटेओर जब वही जलने लगेगा और मेटेरॉइड सब वो धरती पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की। देखो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन जो है ना वो 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था। इसके पहले मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी, 13.7 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तब जाके हमारा यूनिवर्स बना था। और उस यूनिवर्स के बनने के बाद 4.5 बिलियन ईयर अगो अभी से, ठीक है, क्या बना, हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, मतलब अर्थ यहाँ पर बनी है। अब यहाँ पर जब हमारी अर्थ बनी ना, तो इनिशियली अ मोल्टेन मास ड्यू टू द कोलिजन ऑफ रेडियो एक्टिव डिकाई, यानी कि जब हमारा अर्थ बना था तो इनिशियली अर्थ के ऊपर कोई सरफेस नहीं था, बल्कि अर्थ क्या था, बेसिकली मोल्टेन फॉर्म में था। फिर यहाँ पर बनता है लिथोस्फीयर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बनता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारी सॉलिड लेयर होती है, याद रखेंगे, ये आउटर लेयर होती है जो कि ठंडा होती है एंड सॉलिडिफाई होती है। एंड यहाँ पर फिर हमारा क्या बनता है, क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो टूटती हैं और टूटने के बाद सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये तैरती हैं। अभी हम कब पढ़ेंगे, जब अर्थ वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और भी अच्छे से जानेंगे। फिर हमारा बनता है, देखो यहाँ पर अर्थ बना कैसे, तो अर्थ के फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारा क्या बना, लिथोस्फीयर बना, यानी कि क्रस्ट वगैरह बने। उसके बाद से बना एस्थेनोस्फीयर, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा गैस। अब अर्लियर अगर आप देखोगे अर्थ पर, तो हाइड्रोजन गैस थी, हीलियम गैस थी, मीथेन गैस थी, अमोनिया गैस थी। और ये सब गैस आए कहाँ से, तो जब हमारे अर्थ के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो ये फिर चीज़ें हमारे निकल के सामने आती हैं। फिर आता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे अर्थ के ऊपर जो लाइफ आई थी ना, उस लाइफ में आए थे सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है ऑक्सीजन, और तब जाके हमारे इस अर्थ के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस आती है। तो सबसे पहले कौन सी गैस आई थी, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया गैस आती है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से आती है। फिर यहाँ पर एक लाइफ आती है जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। जब वो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है तो वहाँ से निकलता है ऑक्सीजन हमारे अर्थ के ऊपर, तब आकर के ऑक्सीजन हमें मिलता है। अब यहाँ पर क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि यूवी रेज को रोका जाता है। फिर जब यूवी रेज रुकती है तो यहाँ पर हमें और भी अलग अलग चीज़ें हमारे धरती के ऊपर देखने को मिलती हैं, फिर उनकी प्रेजेंस बढ़ती है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो हमारे अर्थ के ऊपर नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, फिर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन, ये सब गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, जिनका ट्रिक मैंने क्या दिया था, नो एसी। नो एसी में क्या था कि पहले पे नाइट्रोजन था, कितना था नाइट्रोजन, 78%, फिर हमारा ऑक्सीजन 21%, फिर हमारा आर्गन कितना 0.9%, एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस हमारी आती हैं। तो ये ध्यान रखना नो एसी से। अब हमारे पास आता है क्या, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर।
अब तक देखो हमारे धरती के ऊपर वाटर नहीं है, लेकिन अब वाटर भी आएगा। वाटर कैसे आएगा? वोल्केनिक आउट गैसिंग होगी, वाटर वेपर रिलीज होंगे बाय द वोल्केनो, फिर वो कंडेंसेंट होंगे और वो फिर ओशियन बनेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो कमेंट्री इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे तो आइस रिच कॉमेट्स जो हैं वो धरती पर आते हैं, और जब वो धरती पर आते हैं फटते हैं तो फिर वहाँ से भी यानी कि पत्थरों के अंदर से भी पानी निकलता है, तो इससे वजह से भी हमारे धरती पर पानी आता है। साइकिल क्या है कि वाटर साइकिल थ्रू द इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये वाटर साइकिल हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अब मान लो धरती पे पानी आ गया, फिर वही पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा, इवोपरेट होकर क्लाउड बनेगा, क्लाउड होकर वापस से बारिश करेगा, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगी जिसको हम बोलते हैं क्या, वाटर साइकिल। तो इसके वजह से अर्थ पर पानी भी आने लगा। तो ये था हमारे अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर बना, लिथोस्फीयर के बाद से फिर हमारा गैस बना, मतलब एटमॉस्फेयर बना, फिर एटमॉस्फेयर के बाद हमारा पानी बना यानी कि हाइड्रोस्फीयर बना। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो प्री कैम्ब्रियन हमारा एरा होता है वो स्टार्ट होता है 570 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पर क्या होते हैं, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं किसके, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर के। तो पूछ लेगा कि ओशियन एंड एटमॉस्फेयर जो है वो कब बने थे, तो 570 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, एंड उसी टाइम पर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी भी मिलते हैं। उसी टाइम पर क्या होता है कि आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है, बायो वगैरह पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे पास सॉलिड बायोड आर्थ्रोपोड्स। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारे और भी है इवन, जैसे कि 570 मिलियन ईयर से लेकर के अब तक, ये उसके पहले से थे। अब वहाँ से अब तक की बात करोगे तो सबसे पहले क्या आता है, हमारे मरीन इंटरब्रेट्स जैसे कि फिश वगैरह हैं, सबसे पहले हमारे धरती पर वो आती हैं। उसके बाद से हमारे प्लांट्स वगैरह आते हैं, और ये कैसे आते हैं, एम्फीबियंस प्लांट्स वगैरह आते हैं जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। फिर हमारे फर्स्ट रेप्टाइल्स नज़र आते हैं जो कि हमें कोल बेड्स वगैरह में पता लगते हैं। फिर इसके बाद से आता है हमारा मीसोजोइक एरा। अच्छा, इस एरा को भी आप ध्यान रखना, एक हमारा है पैलियोजोइक एरा, ये जो कि 570 से 245 मिलियन ईयर अगो है, एंड यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। फिर आता है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में क्या होता है, 240 से लेकर के 245 से 65 मिलियन ईयर अगो, इस एज में हमारे डायनासोर रहा करते थे। तो जो आपका जुरासिक हो गया, ट्रासिक हो गया, क्रिएचरस हो गया, ये सारे क्रिएचर्स जो कि आपके डायनासोर के टाइम पर पाए जाते थे, फ्रॉग हो गया, टर्टल्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको मेसोजोइक एरा के अंदर मिलता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि जो एज ऑफ डायनासोरस है वो बताओ कौन सा है, तो मीसोजेरिक एरा का है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि जो फर्स्ट फिश है वो किस एरा में आई थी, तो वो आपकी आएगी पैलियोजोइक एरा के अंदर। फिर आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है कैनियोजोइक एरा। अब देखो कैनियोजोइक एरा जो कि आज का एरा है, यहाँ पर आपको मैमल्स मिलते हैं, और जो हम मॉडर्न मैन जिनको हम होमोसोपियंस कहते हैं, फिर वो हमें यहाँ पर मिलते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। तो यह था हमारा सेशन जिसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको यूनिवर्स पढ़ाने की कोशिश करी है, और यूनिवर्स और सोलर सिस्टम जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब आप करोगे क्या, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अब आपको ये करना है कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई और जिस तरीके से मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं, सेम टू सेम आपको आपकी कॉपी उठानी है। जैसे सन के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई, क्या बताया कि सन के अंदर सर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन, और फिर क्या पाई जाती है, हीलियम। तो ये आप लिखोगे बिल्कुल इसी तरीके से कि सन के अंदर जो हमारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो पाई जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि सन की 3 लेयर होती हैं, कोरोना इनर लेयर होती है, फोटोस्फीयर आउटर लेयर होती है। ये सब चीज़ें जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, बिल्कुल आपको क्या करनी है, इसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, एंड देन फिर जब आप इसे पढ़ के जाओगे, एग्जाम का एक क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लो। तो आई होप एंड आई बिलीव कि पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होने वाला है आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।